दोस्तों 112 साल पहले उस समय दुनिया के सबसे खूबसूरत जहाज टाइटैनिक के डूबने के बाद से ही इस पर रिसर्च की जा रही है। रिसर्चर्स यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस रात असल में हुआ क्या था। कहा जाता है कि टाइटैनिक आइसबर्ग यानी बर्फ की चट्टान से टकराकर टूट गया था और समुद्र में समा गया था। हालांकि रिसर्च के दौरान कई अजीबोगरीब चीजें भी नोट की गई हैं, जो इस सच पर कई सवाल खड़े करती हैं। दरअसल समुद्र के बॉटम पर शिप का अगला हिस्सा काफी अच्छी कंडीशन में और पिछला हिस्सा बेहद ही खराब हालत में पड़ा था, वो भी 2000 फीट दूर। अगर बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक साथ समुद्र में डूबे थे, तो अगले और पिछले के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा क्यों पिछले हिस्से की हालत इतनी खस्ता है? यानी उस रात बर्फ की चट्टान से टकराने के अलावा टाइटैनिक के साथ कुछ और भी हुआ था, लेकिन क्या? चलिए जानते हैं और बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। दोस्तों 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। 2 दिन की यात्रा के बाद 16 अप्रैल 1912 को जब हादसा हुआ तो उस समय टाइटैनिक अंधेरी रात में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के करीब 700 किलोमीटर की दूर पर समुद्र के बीचों बीच मौजूद था। वह 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जब वह बर्फ के पहाड़ से टकराया तब उसमें कुल 2200 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोगों की मौत हो गई। जिस जहाज के बारे में दावा किया गया था कि ये कभी नहीं डूबेगा, वह देखते ही देखते कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में डूबता चला गया। इस रूह कपकपा देने वाले हादसे के गवाह वो लोग थे जो किसी तरह से समुद्र के ठंडे पानी में कूद गए थे और उनकी जान बच गई थी। उस रात क्या क्या हुआ, यानी शिप के टूटने से लेकर शिप के डूबने तक की सारी स्टोरी वही आई विटनेस जानते थे। अगर वो जिंदा नहीं बचते तो कोई नहीं जान पाता कि टाइटैनिक के साथ आखिर हुआ क्या था। ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता कि अंधेरी रात में जहाज कहां गायब हो गया। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में धीरे धीरे गल जाता और टाइटैनिक हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन जाता। अच्छी बात तो ये थी कि समय रहते रेस्क्यू शिप आरएमएस कारपेथिया हादसे वाली जगह पर पहुंच गई और उन लोगों को बचा लिया गया जो समुद्र के ठंडे पानी में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। नहीं तो टाइटैनिक के साथ वो भी एक रहस्य बन जाता। हालांकि आरएमएस कारपेथिया के पहुंचने से करीब 1.5 घंटे पहले ही टाइटैनिक डूब चुका था। हादसे के इतने सालों बाद भी इसको लेकर कई रहस्य बने हुए हैं। आई विटनेस की माने तो जहाज एक बर्फीली चट्टान से टकरा गया था और इस टक्कर के बाद जहाज डैमेज हो गया और इसके अंदर पानी भरने लगा और वह 2 हिस्सों में टूट गया था और शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। वे लोग कितना सच बोल रहे हैं इसके लिए इसको लेकर एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की। जब वह उस आइसबर्ग के पास पहुंचे तो उन्हें वहां जहाज के टकराने के निशान भी मिले। इसके बाद टाइटैनिक की खोज शुरू की गई। इसका मलबा क्रैश वाली जगह से लगातार ड्रिफ्ट करता रहा। इसके चलते इसको लोकेट करना आसान नहीं था। कई बार मलबा ढूंढने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार उनके हिस्से में नाकामी ही आई। आखिरकार 1985 में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। वो टाइटैनिक जो ना जाने कितने ही लोगों को अपने साथ ले डूबा था और जिन्हें जानने के लिए एक्सपर्ट दिन रात लगे रहे। जहाज का मलबा 600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था दोस्तों। जी हाँ, जहाज का अगला और पिछला हिस्सा एक दूसरे से काफी दूर पड़े थे। रिसर्चर्स कई सालों तक रिसर्च करते रहे। फ्रेंच एक्सप्लोरर्स पॉल हेनरी नार्जोलेट ने भी कई बार टाइटैनिक साइट का दौरा किया। बता दें कि पॉल हेनरी नार्जोलेट टाइटैनिक टूरिस्ट सबमर्सिबल के लापता चालक दल के सदस्यों में से एक थे और हाल ही में अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे तक पर्यटकों को ले जाते समय एक फ्रांसीसी पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था और वह भी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। पॉल हेनरी को मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, उन्होंने 35 से ज्यादा बार टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया है। इस दौरान रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद जहाज का राइट साइड का हिस्सा 12 से 13 वर्ग फुट तक डैमेज हो गया था। इस सुराग में से हर सेकंड में 370 गैलन पानी भर सकता है। टाइटैनिक की कुल लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। जी हाँ, अगर 370 गैल की स्पीड से पानी भरता है तो जहाज में पानी भरने में करीब 2.5 घंटे का समय लग सकता है। आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग भी जहाज की डूबने में 2 घंटे 40 मिनट यानी करीब 2.5 घंटे का ही समय लगा था। इससे ये तो साबित होता है कि आई विटनेसेस की इन्फॉर्मेशन सही थी, लेकिन अब कई सवाल थे जिनके जवाब मिलना बाकी था। इसके लिए समुद्री रिसर्चर्स ने टाइटैनिक की डिजिटल स्कैनिंग की, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे 6 हफ्ते का समय लिया। उन्होंने जहाज के आसपास के मलबे के क्षेत्र की 3D मैपिंग की। शोधकर्ताओं ने मलबे और उसके चारों ओर 3 मील के दायरे को स्कैन करने के लिए 2 लंबी दूरी से चलने वाली सबमर्सिबल का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने जहाज पर यात्रियों की कुछ पर्सनल चीजें भी मिली, जैसे जूते और घड़ियां। शोधकर्ताओं ने डेटा के रूप में 15,000 फोटो हासिल की, जो पहले पानी के नीचे किए गए किसी भी 3D मॉडल से 10 गुना बड़ा है। इस नई तरह के फोटो रियलिस्टिक 3D मॉडल में बो यानी कि जहाज के आगे वाले हिस्से और स्टर्न यानी पीछे वाले सेक्शन दोनों ही अच्छी तरह से कैप्चर किए गए हैं। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, जिसमें प्रोपेलर पर सीरियल नंबर भी बेहद ही साफ तौर पर दिख रहा है। इस
इसमें 2 बड़े-बड़े इंजन लगे हुए हैं और आसपास इसका बाकी का मलबा बिखरा हुआ है। यह पूरी तरह से एक डिजिटल कॉपी है। इसे टाइटैनिक का एक जुड़वा कह सकते हैं। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो का मलबा खा जाते हैं। हादसे को समझने के लिए रिसर्चर्स ने इस टाइटैनिक के मलबे को निकालने की बजाय सोनार टेक्नोलॉजी से एक 3D मॉडल तैयार किया था, क्योंकि इसके मलबे को निकालना बहुत जोखिम भरा और खर्चीला काम है। वहीं जहाज का मलबा इतना सड़ चुका है कि इसे बाहर निकालने पर सिर्फ लोहे के जंग लगे चूरे हाथ ही लगेंगे। आने वाले कुछ सालों में इसके सभी पार्ट्स एक दूसरे पर गिर जाएंगे और अपनी असल शक्ल खो देंगे। इस 3D मॉडल के जरिए पता लगाने की कोशिश की गई ये स्टर्न बो से इतनी दूर क्यों पड़े हैं और इसकी हालत इतनी खस्ता क्यों है। तो दोस्तों बता देंगे 112 साल पहले जब स्टर्न ओशन फ्लोर से आकर टकराया था, उसके निशान आज तक भी वहां पर मौजूद हैं, जिन्हें 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इन निशानों को देखने से लगता है कि जब स्टर्न ओशन फ्लोर से टकराया था उस समय वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। स्टर्न जब तेजी से घूमते हुए नीचे जा रहा होगा तो पानी से पैदा होने वाले फोर्स ने उसके कुछ पार्ट्स को उखाड़ दिया और जब वह 3843 मीटर नीचे समुद्र के तल से टकराया तो इसके सारे पार्ट एक दूसरे में धंस गए, जैसे वो लोहे की नहीं किसी कागज का शिप हो, और उसके आसपास मलबा बिखर गया, जैसे कि 3D मॉडल में दिखाया भी गया है। वहीं शिप के अगले हिस्से यानी कि बो सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोडायनेमिक है, जो पानी को काट सकता है। आपने देखा भी होगा कि शिप कैसे पानी को काटते हुए अपना रास्ता बनाता है, इसलिए इस हिस्से को मजबूत बनाया जाता है। यही वजह है कि जहाज का बो सेक्शन स्टर्न की तरह पानी में रोटेट नहीं कर रहा था और न ही पानी के फोर्स का इस पर कुछ असर पड़ा। शायद यही कारण है दोस्तों कि शिप का अगला हिस्सा इतना ज्यादा डैमेज नहीं हो पाया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये भी है कि अगर समुद्र के ऊपर ही जहाज के 2 हिस्से हो गए थे और दोनों हिस्से एक साथ पानी में डूबे थे, तो बो और स्टर्न इतनी दूर दूर क्यों पड़े हैं। इसके लिए अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि शिप कब 2 हिस्सों में अलग हुआ। हालांकि आई विटनेसेस और रिसर्चर्स ने बताया कि शिप पानी के ऊपर ही 2 हिस्सों में टूट गई थी। ये सच है दोस्तों, लेकिन पूरा नहीं। दरअसल टाइटैनिक को बनाते समय उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट्स को बनाया गया था। इससे अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो भी उसका एक भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इस तरह जहाज को डिजाइन करने के बाद भी वह कैसे डूबा। कई थियरी में कहा जाता है कि जहाज के मेन पार्ट्स में आधी लंबाई तक सुराख हो गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। बता दें कि शिप का अगला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकराया, सुराख के जरिए उसमें पानी भरना शुरू हो गया, वो पानी में डूबता चला गया। इस वजह से स्टर्न सेक्शन का पूरा वेट सेंटर पर पड़ रहा था। यह सेंटर पॉइंट इतना वजन नहीं झेल सका और शिप 2 हिस्सों में टूट गया। वहीं अगर सोनार टेक्नोलॉजी से बनाए गए 3D मॉडल को देखेंगे तो यह अलग कहानी बताता है, क्योंकि इसका मलबा 600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसके आसपास शिप में मौजूद लोगों का पर्सनल सामान भी बिखरा हुआ है। जरा सोचिए, अगर ये शिप ऊपर ही 2 हिस्सों में टूटता है तो इसके पार्ट 600 वर्ग किलोमीटर के दायरे से भी दूर तक फैले होने चाहिए थे। यानी स्टर्न और बो सेक्शन टूट तो पानी के ऊपर ही गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से अलग ओशन फ्लोर के पास आकर हुए होंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि स्टर्न पानी में रोटेट कर रहा था, शायद इसी वजह से इसकी डायरेक्शन बदल गई और यह बो से इतनी दूर जा पड़ा। अब कहने को तो सालों बीत गए हैं, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हर बात जानने में दिलचस्पी रहती है। आपको ये वीडियो कितनी दिलचस्प लगी कमेंट करें जरूर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।